सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ क्यूरियो। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर, जिसका नाम है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये जो मेन दो मेजर चीज़ें हैं, तो इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम जानना होगा अर्थ के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मेनली अर्थ से ही रिलेटेड है। तो यहाँ देख रहे हो, हमारे अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्टिव हमारा है कि ऐसा हमारा अर्थ दिखता है, लेकिन कौन की बात करें, कमी की बात, तो हमारा अर्थ कुछ ऐसा दिखता है, इस शेप का दिखता है। ठीक है, हल्का चपटा हुआ दिखता है। इस दैट शेप इज कॉल्ड, इस शेप को हम लोग जियोइड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जियोइड शेप का बोलते हैं। तो रियल में जो अर्थ का शेप है, एक्चुअली में वो कौन सा शेप है? तो वो जियोइड शेप का है। ठीक है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, आगे आते हैं। तो ऐसा क्यों है, ऐसा बल्ज टाइप का शेप अर्थ का क्यों है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, क्या है कारण? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ऐसा कहा जाता है कि देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है कि ये मान लो अगर सेंटर है और एक ऑर्बिट है, इसके चारों ओर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है। ठीक है, तो इसके कारण वो ऑब्जेक्ट से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो ऑब्जेक्ट अपने सेंटर से दूर जाना चाहता है। ठीक है, और दूर जाने के चक्कर में क्या हुआ है, ये खिसते गया है और बल्ज शेप का, इस शेप का अर्थ फॉर्म हो गया है। ठीक है, तो अर्थ के बल्ज होने का कारण सेंटर पे और फ्लैट होने का कारण क्या है? पोल पे। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो बल्ज कहाँ पे होगा? तो सेंटर में बल्ज होगा। ठीक है, ये देखो यहां से यहां तक काफी ज्यादा डिस्टेंस है। लेकिन हम जब वही बात कर लेते हैं किसकी, तो अगर हम बात करें पोल्स पे, पोल्स पे फ्लैट हो जाता है। ये जाकर देखोगे तो चिपटा हो जाता है इस वाले पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन पे। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। आते हैं इसके बाद, तो अर्थ का जो हम लोग ऑर्बिट है, ऑर्बिटल वैल्यू है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रेडियस और उसकी सरकमफेरेंस। क्यों? तो रेडियस, दो रेडियस निकल के आएगी। क्यों दो रेडियस निकल के आएगी? एक यहां से यहां तक हम लोग रेडियस नापेंगे, ये वाला पूरा, और एक ऊपर से नीचे, क्योंकि दोनों साइड का डिस्टेंस अलग अलग है। अगर डिस्टेंस अलग अलग है तो रेडियस भी अलग अलग होगा। इसीलिए इक्वेटर का जो टोटल डिस्टेंस है ना, इक्वेटर का एक टाइप से हम लोग क्या बोलते हैं, एक सर्कल है, तो ये बीच वाली लाइन डायमीटर कहलाती है। ठीक है, डायमीटर ही कहलाती है। तो ये जो डायमीटर है, इक्वेटोरियल डायमीटर है, ये इक्वेटोरियल, ये क्या है? पोलर डायमीटर है। तो इसी के बारे में कहते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? तो 12,756 किलोमीटर का है। तो इसका हाफ कर दोगे तो कितना आएगा? 6,378 किलोमीटर। पोलर रेडियस 6,757 किलोमीटर। और एवरेज मीन निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 6,371 किलोमीटर का निकल के आ जाएगा। ठीक है, सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं फिर। क्यों? अगर हमारे पास अगर रेडियस हमें मिल जाए तो क्या हम अर्थ का सरकमफेरेंस नहीं निकाल सकते हैं? ये आप कमेंट में आंसर दोगे, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। क्या हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे? 2πr का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, एक एवरेज मीन रेडियस जो है उसको लेके फॉर्मूला पे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये कमेंट में आंसर दीजिएगा। उसके बाद एक टर्म आता है जियोडेसी। ठीक है, जियोडेसी क्या कहलाता है? तो कहता है कि ये क्या है? साइंस है। किसका? तो सिंपल सा बात है, जिसमें अर्थ के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के ज्योमेट्रिक शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, और स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, ग्रेविटी फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। ये टोटल जो स्टडी है ना, यही क्या कहलाएगी? तो जियोडेसी कहलाएगी। समझ में आई बात? आगे आता है रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन क्या होता है और रिवॉल्यूशन क्या होता है? सबसे पहले एक सेकंड, आई हैव टू स्विच द कलर ऑफ पेन। हाँ चलिए, तो यहाँ पे आते हैं। हम लोग मैप में हमेशा एक चीज नोटिस करते हैं कि ऊपर वाले पॉइंट को नॉर्थ बोलते हैं, नीचे साउथ बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को ईस्ट और इस वाले पॉइंट को वेस्ट। ठीक है, तो जो रोटेशन होता है ना, तो रोटेशन में क्या होता है, कोई भी चीज अपने एक्सिस पे घूमती है उसको हम लोग कहते हैं रोटेशन। ठीक है, एक्सिस का मतलब हो गया वो लाइन जिसपे वो घूम रही, टिकी हुई है। ठीक है, उसको एक्सिस बोलेंगे। उसके चारों, जैसे एक लट्टू है, ऐसे लट्टू होता है और वो ये चारों ओर उसके घूमते रहता है लट्टू। ठीक है, अपने एक्सिस पे। दैट इज कॉल्ड रोटेशन, उसको रिवॉल्यूशन नहीं कहते हैं।
तो जो रोटेशन होता है, तो अर्थ का रोटेशन क्यों होता है और इसकी वजह से होने वाले बेनिफिट क्या है? अगर अर्थ का रोटेशन रुक जाएगा तो ग्रेविटी फील्ड, इमेंस ग्रेविटी फील्ड खत्म हो जाएगी। एकदम से क्या होगा, पानी रुकेगा, चक्रवात आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, दिन रात होना बंद हो जाएगा। सबसे पहली घटना तो दिन रात ही बंद हो जाएगी। तो रोटेशन का सबसे बड़ा हमें एडवांटेज मिलता है कि हमें दिन से रात देखने के लिए मिलता है। तो हमें तो दिखता है कि सन जो है वो निकलता है ईस्ट से और डूब जाता है वेस्ट में जाके, ठीक है, यानी यहां से निकलेगा और यहां जाके डूब जाता है। लेकिन रियली में ऐसा नहीं होता है। ऐसा हम देखते हैं, ऑब्जर्व इसलिए कहते हैं कि सन चक्कर लगा रहा है, लेकिन पृथ्वी चक्कर लगा रही रहती है। वो तो बात रिवोल्यूशन की है, लेकिन ये अपने एक्सिस पे घूमती है वेस्ट डायरेक्शन से। यहां वेस्ट डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ, तो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ घूमती है, जिसके वजह से हमें दूसरी चीज है उसके रिस्पेक्ट में वो ईस्ट से हमें वेस्ट जाती हुई दिखती है। वेस्ट से ईस्ट घूमेगी। सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और हम इधर से आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम इसको क्रॉस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये ऑब्जेक्ट हमें पीछे जाते हुए दिखाई देगी उल्टे डायरेक्शन में। तो इससे तो ये चीज क्लियर हो गया होगा आपको कि क्या होता है कि अर्थ वेस्ट से ईस्ट घूमती है। आगे आते हैं, तो यही बात है, हमने क्या कहा रोटेशन अर्थ का, तो ये क्या कहता है, दिन और रात की घटना और घूर्णन के कारण होती है। ये कहता है डे और नाइट कॉज्ड बाय द अर्थ रोटेशन, ये हमने बताया। उसके बाद कहा अपने एक्सिस पे वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घूमेगी। कैसे, तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इससे वेस्ट घूमने चाहिए थे, तो एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट से ईस्ट घूमेगी, ठीक है। एक जो रोटेशन होता है अर्थ का वो कितना होता है, 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकंड का। इसीलिए हम लोग मानते हैं दिन रात अप्रोक्स 24 आवर का मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है रोटेशन स्पीड सबसे ज्यादा कहां पे होगा, तो इक्वेटर पे ज्यादा होगा और पोल पे कम होगा। इक्वेटर पे क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इक्वेटर पे बल्ज है और पोल पे फ्लैट है, इसी वजह से इक्वेटर पे रोटेशनल स्पीड हमें ज्यादा देखने के लिए मिलता है। आगे आते हैं, टिल्ट ऑफ अर्थ क्या है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये दिख रहा है ना, एक मान लो, एक यहां से ले लो, बॉल से जनरली समझ में नहीं आता है, तो मैं एक सिलेंडर ले लेता हूं, ठीक है, ये मैंने सिलेंडर ले लिया, ठीक है, ये सिलेंडर है, ठीक है, चाहे बीकर बीकर ले लो। अब यही बीकर कुछ ऐसे घूम जाएगी, तो अब तो हमें समझ में आएगा सर ये तो टिल्ट है। यही टिल्ट कह रहा है कि ये पूरा स्ट्रेट ऐसे ना होके अपने एक्सिस पे कितना झुक जाती है, तो 23.5 डिग्री झुक जाती है अपने एक्सिस पे। कौन, तो अर्थ, ठीक है। उसके बाद आते हैं, पहले तो बात कर लिए इतना झुक जाती है, और दूसरा कितना होता है, एक ऑर्बिटल होगा और एक इक्वेटोरियल होगा। दूसरा होता है 66.5 डिग्री। ये काम में आएगा आगे, याद रखिएगा, आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो अपने एक्सिस पे टिल्ट कर जाना या नहीं झुक जाना, आप मुझे कमेंट में आंसर देके बताइए। फर्स्ट लेक्चर में ज्योग्राफी के मैंने पढ़ाया था कि कौन से प्लेनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटा हुआ प्लेनेट बोलते हैं, लेटा हुआ प्लेनेट बोलते हैं, कौन से प्लेनेट को, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट में आंसर देके बताइएगा। आगे चलते हैं, ये क्या है, तो डेट इज रिवोल्यूशन। कहां से रिवॉल्यूशन, तो सन के चारों ओर रिवॉल्यूशन। तो जब क्या करेगी अपने एक्सिस पे, ये तो टिल्ट है दिख रहा है, और टिल्ट होने के साथ ही ये घूमेगी किसके चारों ओर, तो सन के चारों ओर, क्योंकि जितने सारे प्लेनेट है वो सन को ही ऑर्बिट करते हैं। दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये कैसा बात है, ये मैंने फिजिक्स में पढ़ाया था आपको, ठीक है, केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, यहां नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। इसमें क्या कहता है, जो सारे प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों ओर एक एलिप्टिकल पाथ पे ऑर्बिट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो
एक रिवोल्यूशन कितने दिन का होगा? कितने दिन का होगा? अरे 365 दिन का होगा, तभी तो हमारा पूरा सीजन चेंज होता है। रिवोल्यूशन का फायदा, रिवोल्यूशन से क्या होगा? तो सीजन चेंज होगा, ठीक है, सीजन चेंज होगा, रेनी सीजन आ जाएगा, विंटर आ जाएगा, इसी के कारण देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आगे आते हैं, तो रिवोल्यूशन में बात किए कि सन क्या है, तो सन एक स्टार है और अर्थ इसके चारों ओर इलिप्टिकल पाथ पे ऑर्बिट करता है इसको। ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी? तो कितनी स्पीड से? तो 29.8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। सर इतना स्लो? सर ये सेकंड है, ठीक है, ये किलोमीटर नहीं है, किलोमीटर पर आवर नहीं है, मिनट में भी नहीं है, सेकंड में है, ठीक है। 60/60 ऐड कर लो, कितना ज्यादा हो जाएगा। सबसे ज्यादा अब उसकी बात हो जाएगी, तो जिसका फील्ड सबसे छोटा, ऑर्बिटल फील्ड पाथ, वो सबसे ज्यादा स्पीड से घूमेगा। तो मरकरी के पास सबसे ज्यादा ऑर्बिटल स्पीड होती है, जबकि किसके पास? ये है क्या? नेपच्यून, ठीक है, ये नेपच्यून है। वरुण लिखा है, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है। कहा है कि बुध की कक्षीय वेग अधिकतम होती है और वरुण की न्यूनतम, क्योंकि सबसे दूर वाला प्लेनेट है, ठीक है। तो दूर वाले प्लेनेट के लिए नजदीक वाला प्लेनेट क्या हो जाएगा? तो मरकरी हो जाएगा, और दूर वाला हमारा प्लेनेट क्या कहलाएगा? तो नेपच्यून कहलाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका सबसे स्लो हो जाएगा ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है। ये चीज तो समझ में। आगे आते हैं, ये क्या है? दो चीज इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, ये है हमारा, तो हाँ, तो ये है हमारा क्या? अपहेलियन एक जगह, और दूसरा पेरिहेलियन। आखिर ये है क्या? तो देखो, जब क्या होता है वो पॉइंट, जब पृथ्वी जो होगी सन के सबसे नजदीक होगी, दैट इज कॉल्ड पेरिहेलियन, और जब सबसे दूर होगी दैट इज कॉल्ड अपहेलियन। तो लिखिए, व्हाट इज द पॉइंट? क्या है? तो पॉइंट है नियरेस्ट टू द सन, लिख देता हूं, नियरेस्ट टू द सन। जब सन के नजदीक होगी तो क्या कहलाएगी? तो पेरिहेलियन कहलाएगी। और अपहेलियन कब होगा? तो सब सन से सबसे ज्यादा फारदेस्ट होगी, सबसे ज्यादा दूर होगी। ये चीज समझ में आई? आगे आते हैं, दो चीज और समझना है, यहां समझिए। एक पेरिजी और दूसरा अपोजी। वहां पे हम लोग किसके सेंस में समझ रहे थे? तो स्टार एंड क्या? तो प्लैनेट। सन, यहां बात हो रही थी सन की, और ये हमारा क्या है? तो ये हमारा अर्थ था। और यहां अब बात होगी किसकी? तो यहां बात होगी हमारा अर्थ स्टेबल रहेगा, अर्थ स्टेबल नहीं रहेगा, अपने एक्सिस पे घूमेगा, और ये होगा हमारा मून, ठीक है। तो पेरिजी क्या होता है और अपोजी क्या होता है? यहां भी पीपी और ए, यहां भी पीपी, यहां भी ए, ठीक है। तो पेरिजी में क्या होता है? जब सबसे नियरेस्ट रहेगा कौन? मून, सन के, मून अर्थ के, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्या? तो पेरिजी। और अपोजी कब बोलेंगे? जब सबसे दूर होगा, फारदेस्ट है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? कितना होगा फारदेस्ट में डिस्टेंस? तो 4,05,500, ठीक है। और पेरिजी में कितना होता है? तो 3,63,300 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। ये चीज समझ में आया? आगे आते हैं, पेन, चलिए रेड ही रखते, चलिए, हाँ ठीक है। दूसरा, दो इंपॉर्टेंट चीज, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जो मस्ट इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, मैं इसको पेपर पे समझाना ज्यादा बेटर समझता हूँ, लेकिन पेपर तो है नहीं, तो इसको पिक्चर लगाया मैंने, ठीक है। तो एक ब्लैंक स्लाइड से ही समझ लो कि मानो ए सर्कल तो ड्रॉ होगा नहीं, चलो इसी में देख लो। ये क्या है? एक अर्थ है, अर्थ का जीता जागता क्या मॉडल है? जीता जागता तो नहीं है, लेकिन एक मॉडल है, ठीक है। डायग्राम बना हुआ है। तो ये क्या किए कि एक अर्थ था, अर्थ को बीचों बीच से हम लोग एक इमेजिनरी लाइन से दो पार्ट में काट दिए,
ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाया और नीचे वाला पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाया। और हेमिस्फीयर क्यों कहलाया? तो हमने पढ़ा था जब एक सर्कल होता है, या सर्कल की बात होगी नहीं, ये सर्कल नहीं है, सर्कल 2D होता है, तो स्फीयर होगा, स्फीयर होता है। स्फीयर को जब हम लोग दो पार्ट में हाफ का हाफ कर देते हैं तो डेट इज वो क्या कहलाता है? तो हेमिस्फीयर कहलाता है, ठीक है। इसीलिए ये वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, और ऊपर हमारा नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। ये चार चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इंक हाँ चलिए अब आते हैं। तो हमें मेन चीज जानना क्या था कि ये लैटिट्यूडनल लाइन क्या होती है। तो लैटिट्यूडनल लाइन से याद रखना कि लेटा हुआ लाइन होता है, ठीक है, लेटा हुआ लाइन। इसको बोल दो हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ऐसे होते नहीं है, हॉरिजॉन्टल इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मानो ये पूरा तो चक्कर लगा रहा है ना ऐसे करके, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहना उचित नहीं है, लेकिन कह देते हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, लेटा हुआ लाइन होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूडनल लाइन। तो जो बीचों बीच से ये लाइन गया है दैट इज कॉल्ड इक्वेटर, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल लाइन को क्या बोल सकते हैं? खला लाइन बोल सकते हैं, छोड़ दो, क्या बोल सकते हैं? वर्टिकल लाइन लिख देते, वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब कैसा होगा? तो ऊपर से नीचे आने वाला लाइन, लेकिन स्ट्रेट ऐसे होगा, ठीक है, ये वाली लाइन। तो इसकी जो बीचों बीच की लाइन कहलाती है, बीचों बीच इसमें पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? कि सारे इसमें पोल से ही पास कर रहे हैं। देखोगे कि एक बॉल लोगे, उस पर ऊपर से लाइन खींचोगे, यहां से भी इधर से मिलेगी, इधर से मिलेगी, सब पोल से ही मिल रही है, यहां से मिल रहे, यहां से मिल रहे, यहां से मिल रहे। तो अगर सारी पोल से लाइंस मिल रही है, इट मींस उनका कोई एक ओरिजिन पॉइंट होगा, यहाँ ऊपर का ओरिजिन और यहाँ पीछे में नीचे का ओरिजिन होगा, और ये दोनों पॉइंट पे ये क्या कर रही है? मिल रही है, ठीक है। तो ऐसे हमने मान लिया है किसको? एक लाइन को 0 डिग्री, दैट इज कॉल्ड क्या? तो प्राइम मेरिडियन। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में इतना ही डिफरेंस है कि लैटिट्यूडनल लाइंस ऐसे होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल लाइन ऐसे होते हैं, यहां पे लिखा है। अब मेन हमारा यहां से होता है स्टार्ट। तो लैटिट्यूडनल लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है? एआई जनरेटेड पिक्चर है, तो ध्यान से, इसीलिए बताने के लिए यहाँ पे मैंने यूज किया, ठीक है। तो ये मैंने तो ऐसे लाइन खींच दिया था एक स्ट्रेट, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, और ऐसा नहीं है कि अर्थ के ऊपर किसी ने लाइन खींचा है। ये कैसी लाइन है? तो इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, इमेजिनरी लाइंस होती है, ठीक है। तो बीच वाले लाइन को हम लोग इक्वेटर बोल दिए। अब मैंने बोला था कि 23.5 डिग्री को याद रखिएगा, कहां पर थे हम लोग? 23.5 डिग्री, यहाँ पे 23.4 लिखा हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है। तो जो ये लाइंस है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है ऊपर वाली लाइन, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। और 66.5 डिग्री पे हम लोग खींचते एक लाइन, दैट इज कॉल्ड आर्कटिक सर्कल। इसके ऊपर ये टोटल पार्ट आर्कटिक सर्कल, ये वाली लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और इक्वेटर से नीचे आएंगे तो 23.5 डिग्री वाली ही लाइन क्या कहलाएगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाएगी। और 66.5 डिग्री वाली लाइन अंटार्कटिक सर्कल कहलाएगी। ऊपर वाली आर्कटिक सर्कल, नीचे वाली अंटार्कटिक सर्कल। इक्वेटर को हिंदी में कहीं कहीं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, तो कहीं कहीं विषुवत रेखा भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है, विषुवत रेखा। अब बाकी बात की जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो उसको कहीं कहीं लिखा रहेगा, नहीं कहीं कहीं नहीं, सब जगह एक ही चीज लिखा रहता है, कर्क रेखा, ठीक है। इसको आर्कटिक वृत्त लिखा रहेगा हिंदी में, इसको अंटार्कटिक वृत्त लिखा रहेगा, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को क्या, तो इसको लिखते हैं हम लोग, कुछ नाम याद नहीं आ रहा, मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा। अभी क्लियर है? आगे आते हैं लैटिट्यूडनल लाइन। हमने बताया कि क्या है? इमेजिनरी
हॉरिजॉन्टल लाइंस है जो कि ग्लोब के चारों ओर है, कहां से कहां तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, ठीक है। उसके बाद कहता है एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से सब जगह का कोणीय दूरी क्या कहलाता है, तो लैटिट्यूडनल लाइन कहलाता है। 1 डिग्री जो लैटिट्यूडनल लाइन है जो अप्रोक्स 111 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। और टोटल कितने लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, तो 181। कैसे, तो इसके ऊपर 90, नीचे 90 और बीच वाला इक्वेटर 1, तो 90 प्लस 90 प्लस 1 इक्वल टू 181, ठीक है। ये चीज समझ में आई। और तो लैटिट्यूडनल सर्कल कितने हो जाएंगे, तो सर्कल 179। ऐसा क्यों, क्योंकि मानो ये अर्थ हो गया, इस पॉइंट पे जाते जाते तो एक छोटा सा पॉइंट बन जाएगा। यहां पे जब 360 डिग्री एंगल बनता है, मुझे एक बात बताओ, जब 360 डिग्री एंगल बनता है तो क्या डॉट नहीं बन जाता है, वो सर्कल रहता है, नहीं, वो डॉट बन जाता है। इसीलिए ये लाइन और ये लाइन माइनस हो जाता है, टोटल 179 ही बचते हैं। किस केस में, लैटिट्यूडनल सर्कल के केस में, ठीक है। आगे आते हैं, ये क्या है, ये हमने बात की लॉन्गिट्यूडनल लाइन, हमने यही बात की थी कि सारा इसी पॉइंट से आ रहा है, तो इसका सबका ओरिजिन सिमिलर है, इधर गया इधर गया इधर गया, लेकिन ऊपर वाला क्या कहला है, नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल। ये चीज समझ में आ रही है ना। ये जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन के लिए हमने मानक ले लिया एक सिंपल सा, ठीक है, जो कि गिवन नहीं है कहीं, तो ये समझ लो कि प्राइम मेरिडियन है, इसको हम लोग मेजर करते हैं ग्रीन वीच से, जो कि यूके में पड़ता है। यहां से मीन टाइम इसको हमने 0 डिग्री मान लिया, इधर से जाएंगे तो पॉजिटिव, और इधर वाला हमने क्या माना, तो नेगेटिव माना, ठीक है। कुछ लिखा हुआ है कि नहीं, चलिए इसको जान लेते हैं, देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो कहा क्या कि इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस होगी ग्लोब के चारों ओर, जो नॉर्थ पोल से साउथ ट्रैवल करेगी। ये क्या होती है, तो एंगुलर डिस्टेंस होता है प्लेस का प्राइम मेरिडियन से। कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन ईच लॉन्गिट्यूड वेरीज फ्रॉम पोल टुवर्ड्स द इक्वेटर। अब मैंने क्या कहा, पोल्स पे इनके बीच का डिस्टेंस देखो, इनके बीच का डिस्टेंस 0 है, यहाँ पे सब मिल रही है। देखो कि धीरे धीरे आते थे, यहाँ डिस्टेंस देखो, यहाँ डिस्टेंस देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, और इक्वेटर पे देखो ज्यादा है, धीरे धीरे जाते 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 ये कम हो जाए। तो इक्वेटर से लेके पोल तक ये डिस्टेंस वेरी करते रहती है। तो उसके बाद कहता है सबसे जो कम डिस्टेंस होता है वो पोल पे होगा, और सबसे ज्यादा डिस्टेंस इक्वेटर पे होगा। वह डिस्टेंस कितना है, तो 111.32 किलोमीटर, ठीक है। आगे आते हैं, टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कितनी होगी, तो 360। कैसे 360, 180 इधर से और 180 इधर से, 360 होगी। सर इसमें इसको नहीं काउंट करेंगे, ले लेंगे ना इसको, 0 डिग्री या तो इधर आएगा नहीं तो इधर आएगा, क्योंकि सारी लाइंस जाके तो एक दूसरे से ऐसे मिल रही है ना। एक ऐसे लाइन स्टार्ट होगी फिर ऐसे मिल गई, ऐसे लाइन स्टार्ट होगी ऊपर से मिल गई, सारी लाइंस मिल रही है एक जगह। आगे आते हैं, हमने क्या बोला, 2-3 चीज और डिस्कस करना है। हमने क्या बोला कि यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूं, तो सबसे ऊपर प्राइम मेरिडियन, ठीक है, प्राइम मेरिडियन, सॉरी मेरी, तो इसकी बात की हमने। तो मैंने क्या कहा, ये कि 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन होता है, जो कि कहां से पास करता है, तो ग्रीनविच यूके से पास करता है, यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, तो मैंने कहा कि प्राइम मेरिडियन को ही हम लोग, यहाँ पे नहीं बताया था, प्राइम मेरिडियन को ही हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं, डेट लाइन। यहां से इस लाइन से इधर जाओगे तो एक दिन पीछे चले जाओगे, यहां जाओगे तो एक दिन आगे चले जाओगे, वो वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन जो है ना, ऐसा एग्जाम में
क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी कंट्री को क्रॉस करती है, ठीक है। तो क्रॉस कौन कौन सी कंट्री को करती है, तो सबसे पहले तो याद रखेंगे कैसे, हाँ, तो प्राइम मेरिडियन, इसके लिए ट्रिक था। क्या ट्रिक था, तो ट्रिक तो शॉर्ट वीडियो में डाला था, BSF क्या, उसके बाद गेम इन टोगो किंगडम, यही था ना। बी से बुर्किना फासो, ठीक है। एस से क्या था, एस से हमारा स्पेन था। एफ से फ्रांस। जी से क्या था, तो जी से हमारा घाना था। ए से अल्जीरिया था, और एम ई से तो कुछ था नहीं। आई से कुछ था नहीं था, आई से भी कुछ। उसके बाद क्या था, टोगो, टोगो से टोगो था, और किंगडम से यूनाइटेड किंगडम था। इतनी चीज हमने जान ली, ठीक है। इसके अलावा हमें कुछ और चीज जानना है, क्या, तो हम लोग टाइम कैसे मेजर करेंगे, इसको करते हैं इरेज। अब देखिए कुछ चीज देख लीजिए आप, चलिए। तो टाइम मेजरमेंट के लिए हम लोग एक चीज निकालते हैं, सिंपल सी बात, 360 डिग्री टोटल लाइंस होगी, 360 लाइंस, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे 24 आवर्स से। क्यों 24 आवर्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 24 आवर्स से डिवाइड करेंगे तब ना पता चलेगा एक आवर में कितना डिस्टेंस ये कवर करती है। तो 360 को अगर हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे तो कैसे, तो काट ले, तो 60 और 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 15 डिग्री आएगा। तो मुझे बताओ, यानी 15 डिग्री का मतलब हो गया 1 आवर। अगर 15 डिग्री कोई चीज आगे जा रही है, अगर ये 0 डिग्री है, यहाँ 15 डिग्री है, यहाँ दिन का 12 बज रहा है, तो 15 डिग्री यहाँ दिन का 1 बज जाएगा, 1 PM हो जाएगा। यहाँ 12 PM हो रहा है तो यहाँ 1 बज जाएगा। अगर यहाँ 4 बज रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 बज जाएगा, 5 PM होगा, AM होगा तो AM हो जाएगा। ये चीज समझ में आई। तो वैसे ही हम लोग इंडिया का टाइमलाइन कैसे निकालते हैं, तो इंडिया कितने 82.5 अप्रोक्स में पड़ता है, तो इसमें तुम मल्टीप्लाई कर दो, कितना, देखो मल्टीप्लाई नहीं करो, 15 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, तो वही अप्रोक्स आता है 5.5 आवर के अप्रोक्स आएगा आंसर। अप्रोक्स में आंसर बता दिया मैंने ऊपर से, ठीक है। ये काम की चीज नहीं है, बस ये काम की चीज है कि 15 डिग्री में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होता है, सॉरी 1 आवर का टाइम कवर होता है। 15 डिग्री अगर गया तो 1 आवर हो। आगे आते हैं, ठीक है। तो आगे हमें क्या देखना है, सोलिस्टिक पढ़ना है और इक्विनॉक्स, ठीक है। आगे सोलिस्टिक होता क्या है, तो सोलिस्टिक की बात की जाए तो वो टाइम जो साल में 2 बार आता है, 2 बार सोलिस्टिक आएगा, 2 बार इक्विनॉक्स आएगा। तो जनरली सोलिस्टिक में क्या होगा, दिन और रात बराबर होता है। किसमें, सोलिस्टिक में कि इक्विनॉक्स में, इक्विनॉक्स में दिन और रात बराबर होता है, और सोलिस्टिक में दिन और रात छोटा बड़ा होता है। तो सिंपल सी बात हो जाएगी, समर सोलिस्टिक की बात होगी। तो आप क्या देख रहे हो, इस पार्ट में, अर्थ के इस वाले पार्ट में लाइट आ रही, तो इधर दिन होगा, और पीछे वाले पार्ट में रात होगी। ये कब आता है, तो समर सोलिस्टिक 21 जून को आता है, ठीक है। इसका ठीक अपोजिट विंटर सोलिस्टिक, क्योंकि ये वाला पार्ट तो है, ठीक है। अब ये पीछे वाला पार्ट आएगा, पीछे वाला पार्ट यहाँ आ गया, तो इस वाले पार्ट पे लाइट आएगी और इधर अंधेरा आएगा, तो ये विंटर सोलिस्टिक कहलाएगा। और इस ये कब आता है, तो 22 दिसंबर को आता है। और क्या होता है इसमें, तो इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे देखो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक सेकंड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे होगा, तो इस पे डायरेक्ट रेज पड़ रही है सन की, तो ट्रॉपिक, और एक सेकंड ध्यान लिख लो, डायरेक्ट रेज किस पे होगा,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और यहाँ पे डायरेक्ट रिस्क किस पे होगा, नीचे के साइड आ रही है, यहाँ कम लाइट आ रहा है, यहाँ ज्यादा लाइट आ रहा है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, सॉरी कैप्रिकॉर्न पे, कैंसर पे तो इधर आएगा। उसके बाद दो चीज और है, इक्विनॉक्स क्या होता है, वो टाइम लाइन जिसमें दिन और रात दोनों बराबर होता है। आधा इधर लाइट आ गया, ये साल में कब होगा, तो 2 बार होगा इक्विनॉक्स। ठीक है, पहला एक होगा वर्नल इक्विनॉक्स, दूसरा ऑटम इक्विनॉक्स। ठीक है, वर्नल इक्विनॉक्स को हम लोग स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। ये कब होगा, तो 21 मार्च को होता है। और ये कब होता है, तो ये हमारा 23 सितंबर को होता है। ये 4 चीज समझ में आई। अब आगे आते हैं, ये चीज समझ लीजिए, हमने पढ़ा। ठीक है, ये 0 डिग्री पूरा, पेन सॉरी मैं बार बार भूल जा रहा हूं। इस ठीक है, तो हमने क्या बोला, ये 0 डिग्री हमारा इक्वेटर कहला है। तो ये वाला पार्ट टोटल कहां से कहां तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके इक्वेटर तक का पार्ट टॉरिड जोन कहलाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। वैसे ही कैप्रिकॉर्न वाला पार्ट साउदर्न पार्ट का टॉरिड जोन कहलाएगा। और यहां से लेके यहां तक टोटल पार्ट हमारा टेम्परेट जोन कहलाता है। और इधर वाला भी पार्ट टेम्परेट जोन। और ये 66.5 डिग्री से ऊपर वाला जो भी एरिया है दैट इज कॉल्ड फ्रीज जोन एंड इट आल्सो बी अ फ्रीज जोन। ठीक है, ये 4 चीज है, कुछ नहीं है इसमें, बस इसको लिख सकते हो तुम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ क्या है, कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, आगे आते हैं, सोलर इक्लिप्स क्या होता है, समझ लो। क्या होता है कि मानो ये कोई है, ये कोई है, इसके बीच कोई तीसरा आ जाए। ठीक है, मानो 2 दोस्त है, 2 बेस्ट फ्रेंड है, उनके बीच में एक लड़की आ जाए, क्या होगा, ये दोनों क्लोज आ जाएंगे, तो ये जलेगा ही ना भाई। डेट इज सेम रिलेशनशिप विथ क्या, तो सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। तो क्या होता है, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, डेट इन द सेंस क्रिएट सोलर इक्लिप्स। और इस कंडीशन में क्या होगा कि सन का कुछ पार्ट ढक जाता है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, बस छाया पड़ जाता है इस वाले एरिया पे, और डेट इज कॉल्ड क्या, तो सोलर इक्लिप्स। ठीक है, आफ्टर डेट लूनर इक्लिप्स, ये क्या होगा, जब सन और मून के बीच में अर्थ आ गया, यहां वाला पर्सन उठ के यहां चला आया। ठीक है, सन अपने जगह पे स्टेबल रहेगा, बहुत साफ सुथरा इंसान है, लेकिन धोखाधड़ी यही दोनों कर रहे हैं। तो डेट इन द सेंस क्या होगा कि इसमें अर्थ के पास सनलाइट नहीं आ पाएगी, क्योंकि इसके पास अपना तो लाइट है नहीं। अगर मून के पास अपना लाइट नहीं है, ये सनलाइट की हेल्प से क्या होगा, तो चमकेगा, तो इसका पार्ट ढक जाएगा, अर्थ आएगा नहीं लाइट मून का, और मून का लाइट नहीं आएगा, तो हम लोग कहेंगे कि ग्रहण लग गया। कौन सा ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो इसको बोलेंगे सूर्य ग्रहण। ठीक है, आफ्टर दैट क्या है, तो टाइड। टाइड क्या होता है, तो टाइड को हम लोग बोलते हैं ज्वार एंड भाटा। बहुत पहले एनसीईआरटी बुक में मैंने पढ़ा था, एनसीईआरटी बुक में समझाया हुआ है कि एक इंसान था, वो सुबह कमाया और शाम को उसने सारे पैसे खर्च कर दिए। सुबह तो उसके पास 100 रुपए थे, 1000,
और शाम को 0, सुबह से पार्टी वार्टी लगातार की। यही ज्वार और भाटा के साथ सीन्स है। किसके साथ? टाइड्स के साथ। हाई टाइड, लो टाइड, यही कहलाता है। तो जनरली क्या होता है, ये क्यों होता है? सबसे पहला तो मुद्दा होना चाहिए, क्या तो समझ गए, क्या नहीं समझे पहले? तो इतना से समझ लो, जो समुद्र होता है, सीज होते हैं, उनमें हम देखते हैं ना कि बीचेस के पास एकदम से पानी आ जाते हैं और फिर पानी पीछे चला जाता है। दैट इज कॉल्ड टाइड्स। कभी कभी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है। ये समंदर है और काफी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगेगी। दैट इज कॉल्ड क्या? तो टाइड। ठीक है, उसको ज्वार बोलते हैं। और जब से सबसे लोएस्ट पार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड भाटा, तो यानी लो टाइड। तो ये क्यों होता है? तो इसका मेन जिम्मेदार है हमारा ग्रेविटेशनल पुल। ये ग्रेविटेशनल पुल क्या है? हम पढ़े थे ग्रेविटेशन एक टाइप का फोर्स होता है। ठीक है, तो ये मून है। ठीक है, हाँ चलिए, इधर सन है, इस पिक्चर पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये इधर मून है, इधर सन है, इधर अर्थ है। ठीक है, तो क्या होता है, ये सब पार्ट पे लबालब पानी भरा हुआ। अब क्या होगा, मून अपने साइड खींचेगा और ये अपने साइड खींचेगा। अब तुम्हारा गाल है, ठीक है, तुम गोलू मोलू से इंसान हो। ठीक है, गोलू मोलू से इंसान हो, अब मंकी बन गया तो इसमें मेरी गलती नहीं है। ठीक है, और इधर से तुम्हारे पापा गाल खींचे और इधर से तुम्हारी मम्मी गाल खींची, तो क्या होगा, वो ग्रेविटेशनल पुल तुम्हारे ऊपर लगाए दोनों साइड से फोर्स, और इस वजह से क्या हुआ, तुम्हारा फेस का शेप चेंज हो गया। सेम वाटर के साथ ऐसा ही होता है कि जब, तो इस वाले एरिया में पानी ज्यादा चला जाता है। ठीक है, चाहे इधर चला जाएगा ज्यादा, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग टाइड। नीप टाइड ये कैसे होगा, ये फर्स्ट क्वार्टर जब मून आधा में रहता है, अपने हाफ में, तो इस कंडीशन में मून क्या होता है, एबिलिटीज की कम हो जाती है। एबिलिटी कम हो जाए थोड़ा थोड़ा, लेकिन खींचेगा ना, दैट इज कॉल्ड नीप टाइड। वही कहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब नया मून होता है, चाहे फुल मून होता है, तो सन, मून और अर्थ तीनों एक अलाइन में होते हैं। इट मीन ग्रेविटेशनल जो पुल होता है सन का और मून का जुट जाता है और इससे हाई टाइड्स होते हैं। इसीलिए इसको हम लोग स्प्रिंग टाइड का नाम देते हैं। और ये क्या कहलाएगा, तो इस वाले पोजीशन में अगर ऐसे आता है, ऐसे आता है, तो ये नीप टाइड कहलाएगा, नीप टाइड। ठीक है, बस खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है एंड। आई होप आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, काफी जानकारी की चीज है इसमें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।